नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टेट पेपर सेकंड में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पूछे गए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने। नंबर 1 व्याख्यान विधि, नंबर 2 सामूहिक परिचर्चा, नंबर 3 प्रोजेक्ट विधि, नंबर 4 सहभागी विधि। तो इसमें से प्रजातांत्रिक विधि कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, हमें ये बताना है। कभी कभी क्या होता है, कौन सी प्रजातांत्रिक विधि है ये पूछ लिया जाता है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही आंसर करना चाहिए। तो कौन सी नहीं है हमें बताना है। तो इसमें हमारी जो सही आंसर है वो पहला ही हो जाएगा, व्याख्यान विधि। तो ये हमारी प्रजातांत्रिक नहीं है। बाकी सामूहिक परिचर्चा, प्रोजेक्ट विधि, सहभागी विधि, ये सभी आपकी प्रजातांत्रिक विधि हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शैक्षिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अग्रहण, नंबर 2 है ज्ञान, नंबर 3 है विस्थापन, नंबर 4 है अनुक्रिया। तो इसमें भी देखिए कौन सी संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें जो दूसरे का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना नंबर 2 ज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ये देखिए इसमें भी नहीं पूछा गया है कौन सा स्तर नहीं है। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 श्रमति स्तर, नंबर 2 अवबोध स्तर, नंबर 3 प्रवृत्ति स्तर, या नंबर 4 अभिप्रेरणा स्तर। तो नंबर 3 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा स्तर। ये एक स्टूडेंट की बुकलेट है जिसने ये आंसर लगाए हुए हैं। तो ये आंसर जरूरी नहीं है कि सही हो, हम जो आंसर आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। तो ये चार ऑप्शन है। नंबर 1 अनुक्रिया, नंबर 2 पशु, नंबर 3 पूर्व अनुभव, या नंबर 4 व्यवहार। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 का वो हो जाएगा अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 2 है निगमन विधि, नंबर 3 है आगमन विधि, या नंबर 4 समस्या समाधान विधि। तो पांचवे का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, समस्या समाधान विधि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंधित में सही है? तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और ये मैंने सही क्रम में लगाना है। ऑप्शन नंबर 1 है बारंबारता, विविधता, मौलिकता या विस्तारण। ऑप्शन नंबर 2 है प्रवाह, व्यवहारिकता, मौलिकता, विस्तारण। नंबर 3 है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता, और नंबर 4 है प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूपी टेट और सी टेट दोनों में पूछे जाते हैं, मतलब अदर स्टेट के टेट्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो रही है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को जो हमारे सिमगन फ्रायड जी द्वारा क्या नाम दिया गया है। सिंपल इसमें बताया गया कि एक 4-5 साल का बच्चा है, वो अपने पिता की अपेक्षा अपने माता से ज़्यादा प्यार करता है। भाई अब माता के साथ ज़्यादा समय बिताता है तो उसी से प्यार करेगा। चलिए, तो इसका जो 4 ऑप्शन है हमारे वो देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 है ओडिपस कम्प्लेक्स, नंबर 2 है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, नंबर 3 है पराहम, या नंबर 4 है नर्सिसिस। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। नंबर 7 है। अच्छा, ये 2 नहीं होगा इसका, इसमें आपका कन्फ्यूजन है। हाँ, उसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओडिपस कम्प्लेक्स। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा नियम थर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में शामिल नहीं है। थर्नडाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें आप थर्नडाइक के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। थर्नडाइक से रिलेटेड, इनके सिद्धांतों से रिलेटेड 1 या 2 या कभी कभी 3 क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंशिक क्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर 3 सादृश्यता का नियम, या ऑप्शन नंबर 4 बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार की अधिगम अंतरण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चला रहा है, उसे स्कूटर चलाना आता है, तो वो जल्दी आसानी से ही कार चलाना भी सीख जाता है, क्योंकि उसके पूर्व अनुभव है कि उसने स्कूटर चलाया हुआ है, तो वो कार भी जल्दी सीख जाएगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इसकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो नंबर 1 है ऊर्ध्व अंतरण, नंबर 2 है द्विपार्श्विक अंतरण, नंबर 3 है छेदिक अंतरण, या नंबर 4 धनात्मक अंतरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऊर्ध्व अंतरण। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा संप्रेक्षण संबंधी अक्षमता। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर एक पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है ये आपका इसी विषय में हो, बाल विकास और शिक्षण विधि के में, ये आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं, या आपके संस्कृत में भी पूछे जाते हैं, या आपके मैथ में भी पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और संप्रेक्षण संबंधी जो अक्षमताएँ हैं इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, नंबर 3 डिस्फेसिया, या नंबर 4 डिसग्राफिया। तो हमारे 10वें का जो अभी सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्फेसिया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। मंदतिमना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 संवर्धन उपागम, ऑप्शन नंबर 2 उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिक अनुदेशन, या ऑप्शन नंबर 4 त्वरण उपागम। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिक अनुदेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
नंबर 1 विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नंबर 2 शिक्षा का उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है। नंबर 3 सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। या नंबर 4 वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 12 जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। देखिए विकास को मापा थोड़ी ना जा सकता है, वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। अब विकास शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, बौद्धिक भी हो सकता है। ठीक है, तो शारीरिक चलो एक बात को IQ लेवल तो हम चेक कर सकते हैं, उसका सूत्र होता है MA/CA इंटू 100। मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100, तो उससे तो चलो हम ये निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शारीरिक और मानसिक बौद्धिक सामाजिक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये हम मात्रात्मक नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्षेत्र विशेषक में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर 2 रुचि, ऑप्शन नंबर 3 मूल्य, या ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिक्षमता, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भ्रूण की प्रतिबिंबिकता अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? प्रतिबिंबितात्मक भ्रूण की है और पियाजे की है संज्ञानात्मक विकास। तो इनमें से कोई एक है जो आपकी आपस में मिलती है और वो हमें जानना है कौन सी है। नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 2 संवेगात्मक गामा अवस्था, नंबर 3 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 केटल, ऑप्शन नंबर 2 आइसेक, ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड, या ऑप्शन नंबर 4 आलपोर्ट। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा हमारा फ्रायड, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमारा अगला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? समस्या समाधान में बाधक नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चिंता, ऑप्शन नंबर 2 है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, ऑप्शन नंबर 3 है सूझ, या ऑप्शन नंबर 4 भाग्य आशा। तो 16 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूझ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से कौन सा एक संवेग है? तो एक नंबर 1 है आमोद, नंबर 2 है ध्यान, नंबर 3 है उद्दीपक, नंबर 4 है स्मृति। कौन सा एक संवेग पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आमोद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं ये। ऑप्शन नंबर 1 है फ्लेंडर, ऑप्शन नंबर 2 मॉरिसन, ऑप्शन नंबर 3 है हर्बर्ट, या ऑप्शन नंबर 4 लिपिट। तो 18 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्लेंडर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के सही नहीं है पूछा गया है? तो नंबर 1 है हाँ अथवा ना उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना,
प्रश्न कौशल के ऊपर बात की जा रही है। नंबर 2 है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन नंबर 3 है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना। नंबर 4 है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न कौशल के बारे में जो कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। तो 19 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। हाँ अथवा न उत्तर देने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रश्न कौशल के विकास में। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, ये प्रक्रिया आपको निभानी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रशिक्षण तकनीक है? प्रक्षेपित तकनीक पूछी गई है इसमें। तो ये रहे 4 ऑप्शन। नंबर 1 निर्धारण मापनी, नंबर 2 अवलोकन, नंबर 3 है साक्षात्कार, नंबर 4 है प्रासंगिक अंतर्बोधक परीक्षण। तो 20 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रबोधन, नंबर 2 उद्भवन, नंबर 3 आयोजन, या नंबर 4 अनुवादन। तो 21 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, उद्भवन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो हम बोलते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या है ये हमें बताना है। नंबर 1 है ध्वनिग्राम, नंबर 2 है वाक्य विन्यास, नंबर 3 है अर्थ ज्ञान अर्थ विज्ञान, या नंबर 4 रूपग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ध्वनिग्राम। ये हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर 23, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सृजनात्मक चिंतन के बारे में हमें पूछा गया है। नंबर 2 है इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यानी कि क्रिएटिविटी है उस बच्चे के अंदर, इसे कौन बता सकता है? ये ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर बताओ। जो 23 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 में वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। इसे कितने विभिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यानी क्रिएटिविटी है बच्चे के अंदर, वो एक ही क्वेश्चनों को बार बार अनेक तरीकों से हल करना सीख रहा है। दोस्तों अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आ रहा है और जो हमारे द्वारा दिया गया ये जो वीडियो ये पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सूक्ष्म शिक्षण है 1 अवसरणीय शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2 है प्रभावशाली शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 है मूल्यांकन शिक्षण, या ऑप्शन नंबर 4 वास्तविक शिक्षण। तो 24 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा अवसरणीय शिक्षण, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें मिलान करना है कि कौन सी सूची किस पे जाके सही होगी। तो ए में दिया है हल, बी में दिया है आपका आवश्यकता सिद्धांत, फिर ये सूची में दिया है मैकडोगल, और बी सूची में सेकंड दिया है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। ये सूची ए में दिया है फ्रायड और सूची बी में दिया है मनोविश्लेषण सिद्धांत।
उपसूची ए में दिया है आपका मोसले और सूची बी में दिया है प्रणोद अवकलन सिद्धांत। तो इसमें जो सही मिलान है वो हमें करने हैं। एक बार मैं इसे ऊपर का स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो इसमें जो सही मिलान है वो आपका 25 का वो हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही। ये देखिए डी, यानी कि ए का आपका हो जाएगा 4, ये हमारा ए है, इसका ये सही हो जाएगा। हल का हो जाएगा प्रणोद अवकलन सिद्धांत, और जो हमारा बी है उसका हो जाएगा बी का सेकंड, ये बिल्कुल सामने सामने आ जाएगा। मैकडोनल्ड का है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, और जो हमारा सी है उसका हो जाएगा सी का तीसरा, ये भी बिल्कुल सामने आ जाएगा हमारा सी का तीसरा। फ्राइड का हो जाएगा मनोविश्लेषण सिद्धांत, और चौथा जो हमारा बचा हुआ है उसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट मोसले का है। मोसले का जो सिद्धांत है उसे बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। तो ये है हमारे में सही हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमिक अनुदिशन का सिद्धांत नहीं है? ये देखिए नहीं है पूछा गया है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है अभ्यास का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर 4 छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। जो 26 है उसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, अभ्यास का सिद्धांत, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि थर्मोडाइक से रिलेटेड है। देखिए थर्मोडाइक से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और एक क्वेश्चन ये है, यानी कि जो हमारे थर्मोडाइक जी हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है हमारे थर्मोडाइक, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CDP हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ में भी, मैथ और पर्यावरण में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। थर्मोडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं SR थ्योरी, से सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है पूछा गया। क्या महत्वपूर्ण नहीं है? नंबर 1 अभिप्रेरक, नंबर 2 उद्दीपक, नंबर 3 क्रिया प्रस्तुत व्यवहार, या नंबर 4 अंतर्नोनद। ये है। तो 27 को जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आपका अभिप्रेरक, उद्दीपक, अंतर्नोदन, तो ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिक में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं प्रोफेसर गेने। इनके सोपान में जो सर्वाधिक निम्न स्थान पर इन्होंने कौन सा रखा है वो हमें बताना है। नंबर 1 है संकेत अधिगम, नंबर 2 है श्रृंखला अधिगम, नंबर 3 है प्रत्याधिगम, या नंबर 4 शाब्दिक अधिगम। तो 28 का जो है वो हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही, संकेत अधिगम। हालांकि चारों इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सर्वाधिक निम्न जो कम इम्पोर्टेंट है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संकेत अधिगम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। यदि हम किसी बच्चे या किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाते हैं, कुछ बताते हैं, तो हमारे जो उतार चढ़ाव होते हैं आवाज़ के, जो उतार चढ़ाव किसी को पढ़ाते वक्त हम बिल्कुल किसी वर्ड को एकदम से हाईलाइट करते हैं, उसे आवाज़ में हमारा चढ़ाव आ जाता है। तो किसी में हाईलाइट करते वक्त हमारे उतार आवाज़ भी होती है उसमें चढ़ाव नहीं होता है। तो इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उस उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया है। नंबर 1 है पुनर्वर्णन कौशल, नंबर 2 है समापन कौशल, नंबर 3 है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या नंबर 4 प्रस्तावना कौशल।
तो 29 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये उतार चढ़ाव से परिवर्तन ही तो हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया है। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। नंबर 1 है हमारा प्रतिपुष्टि, नंबर 2 है पुनर्बलन, नंबर 3 है माध्यम, ये नंबर 4 अंतः क्रिया। तो 30 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, पुनर्बलन। तो ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके 30 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर सेकंड में पूछे गए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो केवल इतना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है, ताकि आप आगामी परीक्षाओं में इस वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।